तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। ताजी है भैया संडे की सुबह, और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना कंस्ट्रक्टर्स टॉपिक। इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर क्या है वो पता चलेगा, उसके बाद एग्जाम्पल मिलेगा कि भैया कंस्ट्रक्टर का रियल लाइफ कोड करके बताओ कि क्या होता है कंस्ट्रक्टर। क्योंकि देखो, अगर मैं उसको कोड से नहीं समझाऊंगा कंस्ट्रक्टर नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। तीसरा आपको मिलने वाला, तीसरा क्या मिलने वाला, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब इतना करने के बाद हो सकता है कि मैं डिस्ट्रक्टर इसी वीडियो में बता दूं, या फिर हो सकता है कि डिस्ट्रक्टर में अगली वीडियो में बताऊं। तो ये डिस्ट्रक्टर होगा, और साथ ही साथ एक फुल फ्लेजेड मैं आपको कोड दूंगा, एक प्रोग्राम दूंगा जिसके अंदर कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों का ही यूज करके चीजें समझाई जा रही होंगी, जो कि बेहतरीन, बहुत ही ईजी होने वाला है। तो इस पे आप एकदम टेंशन मत लो। साथ ही साथ या तो इस वीडियो में या फिर अगली वाली डिस्ट्रक्टर वाली वीडियो में आपको मिल रहे होंगे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। ये ऐसे मतलब भैया अलग से इस टॉपिक पे, इस चीज पे वीडियो बनाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, मगर फिर भी मैं थोड़े थोड़े टॉपिक्स बता दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। उन टॉपिक्स को पढ़ के जाना ही जाना है, उन टॉपिक्स को स्किप नहीं करना है। क्या इतनी चीज समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आई। तो डायरेक्टली जंप करते हैं हम अपने कंस्ट्रक्टर की तरफ। पहले थोड़ा सा मैं समझाता हूं भैया कंस्ट्रक्टर होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले भैया हम समझते हैं थोड़ा सा कि हमारा कंस्ट्रक्टर क्या होता है। हमने मेंबर फंक्शन का नाम सुना है क्या हमने मेंबर फंक्शन का नाम सुना है? हाँ भैया कोई भी नॉर्मल फंक्शन, जैसे कि सम हो गया, ठीक है, जैसे कि सब्ट्रैक्ट हो गया, ये एक फंक्शन है ना। हाँ भैया, इस सम के अंदर मैं कोई भी दो नंबर्स डालूंगा और ये फंक्शन क्या करेगा, हमें उसका आउटपुट निकाल करके दे देगा। उसमें एडिशन परफॉर्म करके वो फंक्शन परफॉर्म करके दे देगा। क्या ये फंक्शन की कहानी हमने पढ़ी है? हाँ जी भैया, मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया था ये चीज। हाँ, फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो अब फंक्शन के बारे में इतना जान लो, अगर मान लो पहले नहीं भी पढ़ा ना, इतना जान लो फंक्शन क्या होता है कि किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को हम एक कोड लिखते हैं, जो कोड क्या करता है, किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करके देता है। हमने एक फंक्शन बना दिया सम नाम का, इस सम नाम के अंदर अब अगर हम दो इनपुट देंगे, दो नंबर का इनपुट देंगे, तो ये इसके अंदर जो हमारा कोड लिखा हुआ है वो क्या करेगा, हमें इसका आउटपुट निकाल करके दे देगा। क्या ये फंक्शन हमें इतना पता है? कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन ही होता है। क्या बोल रहे हो सर? कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन ही होता है। कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन इटसेल्फ। क्या भैया कहानी खत्म? हाँ जी भैया, यहीं पे कहानी खत्म। कंस्ट्रक्टर के बारे में इतना ही पढ़ना था कि कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन ही होता है। लेकिन जैसे कि कहीं कहीं जगह पे कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कंस्ट्रक्शन के पास भी वो रेस्ट्रिक्शंस हैं। कंस्ट्रक्टर हमारा क्लास के अंदर डिफाइन किया जाता है। कंस्ट्रक्टर हमारा क्लास के अंदर डिफाइन किया जाता है। क्या भैया बाहर डिफाइन नहीं किया जा सकता? बाहर भी किया जा सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर का जो मूल उद्देश्य है वो क्लास के साथ ही एसोसिएटेड होता है। हम एक नॉर्मल फंक्शन को प्रोग्राम के किसी भी कोने में बना सकते हैं, मगर एक कंस्ट्रक्टर को क्लास के अंदर ही डिक्लेयर किया जाता है। मैं डिक्लेयर करने की बात कर रहा हूं। एक कंस्ट्रक्टर को क्लास के अंदर ही डिक्लेयर किया जाता है। अब ये क्यों किया जाता है भैया? सपोज मेरी क्लास का जो नाम है वो क्या है, नेम है। सपोज मेरी क्लास का जो नाम है वो है सम। मैंने एक सम नाम की क्लास बनाई। अब इस सम नाम की क्लास के अंदर अगर मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना है तो उस कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या होगा भैया? सम होगा। क्या समझ में आया कि द कंस्ट्रक्टर हैव द सेम नेम एज द क्लास नेम? क्लास का जो नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। ये कंस्ट्रक्टर क्या है भैया? ये कंस्ट्रक्टर तो एक नॉर्मल फंक्शन ही है ना। अब इसके अंदर सपोज ये सम है, सम के अंदर हमने क्या कर दिया कि भैया a इज इक्वल टू 0 है, b इज इक्वल टू 2 है, c इज इक्वल टू a प्लस b है। तो क्या कर रहा है ये सम जो फंक्शन है, ये क्या कर रहा है, c की वैल्यू हमें दे रहा होगा। अभी आउटपुट का भी आ गया, आप लिखो वो अलग चीज है, मगर अभी के लिए समझो कि ये जो सम है एक फंक्शन ही है जो क्या कर रहा है, a और b के बीच में एडिशन निकाल के हमें दे रहा है।
ये क्या फंक्शन कर रहा है, ए और बी के बीच में सम का फंक्शन ये कर रहा है। क्या ये एक नॉर्मल फंक्शन ही है? हाँ जी भैया, ये एक नॉर्मल फंक्शन ही है, लेकिन जस्ट बिकॉज जो इसका नाम है वो हमने क्लास के नाम के ऊपर रख दिया तो इसे हम कंस्ट्रक्टर बुलाने लगते हैं। दैट्स इट। अब एक और केस क्या होता है भैया कि जब हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, जब हम कोई भी फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उस फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है। क्या होता है भैया? रिटर्न टाइप होता है। सपोज हमने बनाया इंट सम, ठीक है, यहां पे इंट ए, इंट बी, ये मैं एक प्रॉपर फंक्शन बना के ही आपको बता देता हूं, ठीक है। अब ये इंट ए और इंट बी है। अब उसके बाद इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, और सी आउट कर दो भैया सी को, ठीक है, और यहां पे रिटर्न 0 डाल दिया। ये हमारा एक नॉर्मल फंक्शन है जिसका नाम है सम। हमने इसके अंदर क्या किया, यूजर से 2 इनपुट लेंगे, इंट ए और इंट बी, मतलब कि भैया 2 नंबर हमें दे दो, सीधी साफ भाषा में 2 नंबर हमें दे दो, इस नंबर की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 ले लो। अब आगे चल के क्या होगा, एक नया वेरिएबल सी नाम का बनेगा और उसके अंदर ए और बी को प्लस करके हम इसको आउटपुट में प्रिंट करा देंगे। अब ये जब प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये रिटर्न 0 दे देगा। मतलब कि रिटर्न 0 का मतलब क्या है कि भैया ये प्रोग्राम जो है, ये जो फंक्शन है, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब ये तो हो गया नॉर्मल फंक्शन। अब भैया कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन है, तो क्या कंस्ट्रक्टर के अंदर भी ये रिटर्न 0 लिखा जाएगा? क्या वहां भी हमें रिटर्न टाइप बताना पड़ेगा जैसा कि हमने यहां इंट बताया है? भैया कोई भी फंक्शन डिक्लेयर करते हो तो सबसे पहले ये रिटर्न टाइप लिखते हो ना, दिस इज इंट। ये इंट जो है इसकी जगह हम वॉइड भी लिख सकते हैं, इसकी जगह हम डबल भी लिख सकते हैं, इसकी जगह हम फ्लोट भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कि फंक्शन भैया कौन से टाइप के वैल्यू को रिटर्न करेगा। यहां पे क्या था कि जो सी रिटर्न हो रहा है वो ए और बी के सम से हो रहा है। क्या ये ए और बी दोनों नंबर्स हैं? हाँ जी भैया, दोनों इंटीजर्स हैं। इन इंटीजर्स का सम क्या होगा भैया? इंटीजर का सम भी इंटीजर ही होगा। तो अल्टीमेटली ये जो फंक्शन है ये आउटपुट में हमें इंटीजर ही दे रहा है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही दे रहा है। तो हमें क्या, हमने पहले ही प्रोग्राम को बता दिया कि ये जो फंक्शन तुम बना रहे हो, ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा, ये जो वैल्यू आउटपुट में देगा वो एक इंटीजर वैल्यू होगी। हमने यहां पहले ही घोषणा कर दी कि भैया इंटीजर टाइप की वैल्यू आप आउटपुट में दोगे। क्या ये चीज हम कंस्ट्रक्टर में लिख रहे होंगे? नहीं भैया, यही चीज कंस्ट्रक्टर में नहीं लिखी जाती। क्या क्या समझ में आया? कंस्ट्रक्टर का जो नाम होगा वो क्लास के नाम के ऊपर होगा, सेम जो कि क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। दूसरा, जैसा कि हम नॉर्मल फंक्शंस में रिटर्न टाइप बताते हैं कि कौन से टाइप की वैल्यू वो रिटर्न करने वाला है, इस केस में वो इंटीजर है तो हमने यहां इंटीजर बताया है। जैसे हम नॉर्मल फंक्शंस में रिटर्न टाइप बताते हैं, कंस्ट्रक्टर में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ये एक फंक्शन है सम नाम का, ये एक फंक्शन है सम नाम का। एक सेकेंड भैया, अरे मिट गया ये एस, ये एक फंक्शन है सम नाम का, ठीक है। अब अगर इसी फंक्शन के आगे यहां मैं इंट लिख दूं तो ये हो गया एक नॉर्मल फंक्शन। इसी फंक्शन के आगे ये जो सम नाम का फंक्शन बना है, जो कि अभी मैंने क्लास के नाम पे रखा है, तो भैया सिर्फ क्लास के नाम पे रखने पे ये कंस्ट्रक्टर नहीं बन जाता है। अगर इसके आगे तुमने यहां रिटर्न टाइप लगा दिया तो ये एक नॉर्मल फंक्शन ही कहलाएगा। लेकिन अगर ये रिटर्न टाइप मैंने हटा दिया, देयर इज नो रिटर्न टाइप, तो अब हम कहेंगे कि भैया ये एक कंस्ट्रक्टर है। क्या है भैया? ये एक कंस्ट्रक्टर है। 2 चीजें समझ में आ गई। क्या भैया? पहला तो सेम नेम होगा, ये मैं अभी आगे लिखवाऊंगा, अभी सिर्फ और सिर्फ कहानी सुनो। यहां से कुछ लिखना है? नहीं भैया, कुछ भी नहीं लिखना है, सब मैं आगे लिखवा रहूंगा, अभी सिर्फ कहानी सुनो। पहला तो भैया कंस्ट्रक्टर का सेम नेम होगा जो कि क्लास का होगा। दूसरा भैया होगा नो रिटर्न टाइप, कोई भी रिटर्न टाइप हमें नहीं लगाना है। और तीसरा जो कंस्ट्रक्टर है वो बाय डिफॉल्ट ही कॉल हो जाता है, अब इसका क्या मतलब है भैया? क्या होता है कि जब हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं,
कोई भी फंक्शन बनाते हैं हमें उसे कॉल करना होता है। यहाँ पे हमने एक सम नाम का फंक्शन बनाया, बहुत ही बेहतरीन। हाँ जी भैया, ये सम नाम का फंक्शन हमने कोड लिख लिया है। अब इसी फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगा तो ऐसा सम लिखूंगा और उसके बाद इंट ए और इंट बी की वैल्यू क्या रखूंगा भैया, सपोज 9 और 10 मैंने रख ली। और ये इस तरीके से ऐसा कुछ सिंटेक्स, ऐसा कुछ कोड लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये सम नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा। मगर ये तो हमने फिजिकली कोड लिख के कॉल किया ना, ये आउटपुट में क्या देगा भैया, 9 + 10। यहाँ क्या है, 9 + 10 a + b कितना हो जाएगा भैया, आउटपुट में देगा 19। क्या देगा भैया, 19। मगर जैसे कि हमें यहाँ फंक्शन को कॉल करना पड़ रहा है, कंस्ट्रक्टर में आपको कोई भी कॉलिंग परफॉर्म नहीं करनी होती है। कंस्ट्रक्टर में आपको कॉल नहीं करना पड़ता है। कंस्ट्रक्टर में जैसे ही आप इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, जैसे ही इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे सम s, सपोज मैंने एक s नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया सम क्लास का, जैसे ही आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे वैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल अपने आप हो जाएगा। ये अपने आप फंक्शन कॉल हो जाएगा। भैया नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, इस चीज को अपने दिमाग में रखो। क्या होता है, जैसे ही आप ये जो क्लास है, ये क्लास के अंदर ही कंस्ट्रक्टर बना है ना, ये क्लास का एक जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे वैसे ही ये जो फंक्शन है जिसे हम कंस्ट्रक्टर के नाम से जान रहे हैं, ये कॉल हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाएगा। क्या ये कहानी समझ में आई? क्या ये पूरी गाथा समझ में आ गई? हाँ जी भैया समझ में आ गई। अब इस चीज को आपको नोट बिल्कुल नहीं करना है, मैं अब आपको प्रॉपर नदियों में उतारता हूं, अब आपको प्रॉपर मैं नोट्स में उतारता हूं। अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन। ये स्पेशल मेंबर फंक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है। ये चीज मैंने आपको पहले ही समझा दूं। ऑफ अ क्लास दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड। मैंने क्या कहा था कि जैसे ही आप इस क्लास का ऑफ द क्लास, जैसे ही ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड, ये जो मेंबर फंक्शन है जिसे हम कंस्ट्रक्टर के नाम से जान रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, अदर फंक्शंस की तरह हमें इसे कॉल नहीं करना पड़ता है। क्या ये कहानी समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इट्स क्लास। इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इट्स क्लास। डिक्लेरेशन कैसे होता है भैया एक कंस्ट्रक्टर का? डिक्लेरेशन ऑफ ए कंस्ट्रक्टर, अ कंस्ट्रक्टर इज डिक्लेयर्ड लाइक अ रेगुलर मेंबर फंक्शन। कि भैया जैसे आप रेगुलर कोई भी मेंबर फंक्शन बनाते हो ना, जैसे कोई भी एक छोटा सा फंक्शन बनाया, जैसे मैंने अभी सम नाम का फंक्शन आपको बना के दिया, जैसे आप रेगुलर एक फंक्शन बनाते हो वैसा ही फंक्शन कंस्ट्रक्टर भी होता है, कोई भी चेंजेस नहीं है। बट विथ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उसमें कुछ चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। पहला चेंज क्या होता है? इट हैज द सेम नेम एज द क्लास। जो क्लास का नाम है फंक्शन का नाम वही रखना है आपको। दूसरा क्या होता है? इट डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। आपको वॉइड रिटर्न टाइप भी नहीं लिखना होता है। जैसे हम लिखते हैं ना वॉइड सम, ठीक है, इसके अंदर आपने कोड लिख दिया, ये एक सम नाम का फंक्शन बन गया जिसका रिटर्न टाइप हमने रखा वॉइड, तो ये वॉइड भी आप नहीं यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा? इतना लिखना होगा। इतनी चीज समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी। इट कैन बी डिफाइंड इनसाइड और आउटसाइड द क्लास। डेफिनेशन, अब ये डिफाइंड वाली चीज क्या है कि एक होता है फंक्शन को डिक्लेयर कर देना। यहां पे मैंने क्या किया? फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। क्या कर दिया भैया? फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। अब मैं चाहूं तो इसको क्लास के अंदर डिफाइन कर सकता हूं। डिक्लेरेशन और डिफिनेशन अलग होता है। डिफिनेशन का मतलब क्या होता है? डिफाइन कर देने का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर का पूरा कोड भी हमने लिखा है। लेकिन डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है कि भैया क्लास के अंदर बस आपने बता दिया कि सम नाम का कोई फंक्शन है और इसका जो अंदर का कोड है वो हमने क्लास के बाहर लिख दिया, तो ये भी प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। कैसे यूज होती है मैं बताऊंगा, ठीक है? तो ये चीज है। हालांकि ये आपके उतने इस्तेमाल की नहीं है, तो ये आप भूल जाओ कि भैया इनसाइड और आउटसाइड क्लास दोनों ही डिफाइन ये हो सकता है। बस इतना कॉपी में लिख लो, याद रखना कि हाँ भैया क्लास के अंदर और क्लास के बाहर दोनों ही तरीकों से कंस्ट्रक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को हम कॉल बना सकते हैं कुल मिला के। तो ये चीज आप लिख लो, ये नोट कर लो फट से। कर लिया नोट? चलिए, नहीं किया क्या? ठीक है भैया, देखो 150 रुपए का चश्मा खरीदा ऊपर, मस्त लग रहा है ना? 150 का बोल रहा था साला, 130 में लाया। क्या है ना, मैथ्स के मास्टर हैं, उधर ही लगा दिए पूरा कोड।
चलिए हो गया। अब फाइनली हम देख लेते हैं कि भैया कंस्ट्रक्टर को किस तरीके से एक एक्चुअल कोड के अंदर बनाया जाता है। सबसे पहले हमने क्या किया, ये दो हेडर फाइल्स इंक्लूड करी भैया। पहली हो गई हमारी आईओ स्ट्रीम, दूसरा हमने बताया कि भैया हम इस कोड के अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस को यूज कर रहे होंगे। चलिए, तो इससे हमें ज्यादा लेना देना नहीं है, ये तो आपको पता ही है कि हाँ लिखना होता है। अब इसके आगे हमने क्या किया, इसके आगे हमने क्या किया कि भैया एक पर्सन नाम की क्लास बनाई, एक पर्सन नाम की क्लास बनाई। क्या ये समझ में आ रहा है कैसे बनाया? हाँ जी भैया समझ में आ रहा है कैसे बनाया। अब प्राइवेट के अंदर हमने लिखा इंट एज, एज नाम का एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया जिसका टाइप है भैया इंटीजर। क्या यहां तक चीजें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आई। अब ये तो हमने कोड लिखा प्राइवेट के अंदर, मतलब कि इस क्लास के अलावा कोई भी अदर क्लास इसको एक्सेस नहीं कर सकती। अब इसी क्लास के अंदर हमने क्या किया, इसी क्लास के अंदर हमने क्या किया, इतना करने के बाद अब पब्लिक पे आओ भैया। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पब्लिक के लिए ओपन है, जो अदर क्लासेस यूज कर सकती हैं, तो उसको हम पब्लिक के अंदर लिखते हैं। अब पब्लिक के अंदर हमने बनाया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर होता है, जो कि अभी मैं टाइप्स जब बता रहा हूँ ना तभी बताऊंगा। अभी के लिए समझो कि हाँ भैया जो आपके नॉर्मल कंस्ट्रक्टर्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं उनको कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हमने क्या बनाया भैया, एक फंक्शन बनाया। क्या बनाया? पर्सन नाम का एक फंक्शन बनाया, क्योंकि इसके पहले कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, क्योंकि इसके पहले कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, इसके पहले कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम कहेंगे कि ये कंस्ट्रक्टर है। अब क्योंकि ये जो पर्सन है इसका नाम सेम है क्लास के नाम से, तो हाँ भैया ये कंस्ट्रक्टर है। अब इसके अंदर हमने कोड क्या लिखा? सबसे पहले हमने एज की वैल्यू 0 रख दी। भैया एज 0 भी क्यों होता है क्या? चलो इसको 10 कर लो, एक काम करो, ये हो गया भैया हमारा 10। हमने क्या किया, एज तो पहले ही डिफाइन हो चुका है ना। हाँ भैया एज नाम का एक वेरिएबल डिफाइन हो चुका है पहले ही। एज की वैल्यू हमने कितनी रखी भैया? 10 रख दी। ये एक फंक्शन चल रहा है, ठीक है। और इसी फंक्शन के अंदर हमने सी आउट कर दिया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, जिसमें एज की वैल्यू भैया कितनी है? 10। अब ये हमने एक फंक्शन बना लिया, यही है हमारा कंस्ट्रक्टर, यही है हमारा कंस्ट्रक्टर। अब इस फंक्शन को और इस फंक्शन को मैंने अलग अलग करने के लिए, ताकि आपको एक नॉर्मल फंक्शन और एक कंस्ट्रक्टर के बीच में डिफरेंस समझ में आए, मैंने एक और फंक्शन यहां पे बना के रख दिया। मैंने इसी क्लास के अंदर एक और फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा मैंने डिस्प्ले। क्या इसका नाम और क्लास का नाम अलग अलग है? हाँ जी भैया। लाइट चली गई यार, मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। चलो आप लोग वेट करो, वेट क्या करो, मैं कट मार दूंगा। चलिए कहां तक हो गया था भैया? हमने यहां तक देख लिया था कंस्ट्रक्टर कैसे बनाया। उसके बाद अब हम देखने वाले थे कि भैया एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन और एक नॉर्मल फंक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहला तो जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसका सेम नेम है जैसा कि क्लास का नेम है। यहां हमने इसकी तरह कोई भी रिटर्न टाइप नहीं दिया है, लेकिन एक नॉर्मल फंक्शन का जो नाम है वो क्लास के नाम से पहले तो डिफरेंट होगा, दूसरा उसके साथ एक रिटर्न टाइप हमें देना पड़ेगा। तो ये चीज डिफरेंस में आ जाती है व्हेन इट कम्स टू अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन और एक नॉर्मल मेंबर फंक्शन की। तो ये जो हमने नॉर्मल वाला मेंबर फंक्शन बनाया, ये क्या कर रहा है भैया? ये डिस्प्ले कर रहा है। डिस्प्ले क्या कर रहा है? एज को डिस्प्ले कर रहा है भैया। ये जो एज है इसी को डिस्प्ले करने का काम कौन कर रहा है? हमारा डिस्प्ले फंक्शन कर रहा है। ये बस डिफरेंस के लिए मैंने एक बना दिया। चलिए अब इस जो प्रोग्राम है इसको एक्चुअल हम एक ऑब्जेक्ट बना के यूज करके देख लेते हैं। इसको नोट कर लो यार जल्दी फटाक से। हो गया क्या? चलो अब एक जब एक्चुअल हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो उसमें हमने सबसे पहले क्या किया, एक person1 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। हमने क्या किया कि जो पर्सन क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया person1। अब जैसे ही ये ऑब्जेक्ट आपने बना दिया वैसे ही क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्या होगा भैया? कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो सबसे पहला कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो गया और उसके बाद हमने डिस्प्ले फंक्शन को अलग से कॉल किया, क्योंकि एक नॉर्मल फंक्शन को कॉल करने की जरूरत पड़ती है। तो हमने क्या किया कि person1 के अंदर person1 जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उस क्लास के अंदर एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, आप उसे कॉल करके बताओ। इसका आउटपुट क्या होगा भैया? इसका आउटपुट क्या होगा? कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या क्या लिखा था? कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने लिखा है कि भैया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड एज की वैल्यू क्या है? यहां पे 10 थी ना, हाँ ये 10 हो गया।
तो ये क्या हो जाएगा भैया, इसका आउटपुट कुछ ऐसा होगा, इसका आउटपुट कुछ ऐसा होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, और इसी के जस्ट बाद मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूं लेकिन वो इसी के जस्ट बाद कंटिन्यू होगा, एज इज इक्वल टू 10, ऐसा करके आ जाएगा हमें आउटपुट में। उसके बाद सबसे पहला तो ये भैया हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके बाद ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा। डिस्प्ले फंक्शन में क्या है भैया, डिस्प्ले फंक्शन में हमने एज को प्रिंट करा दिया है, तो यहां लिखकर आ जाएगा कि भैया जो एज है वो है 10। तो क्या ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई भैया, क्या क्या लिखा हुआ है? तो क्या समझ में आ गया कि हाँ जी भैया ये पहले कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हुआ, उसके बाद ये हमारा नॉर्मल फंक्शन कॉल हो गया है। चलिए भैया ये कहानी तो हमें क्लियर हो गई, नोट कर रहा हूं, नोट कर लो, ये आपका आउटपुट वाला पोर्शन है। अब भैया एज ऑफ नाउ आपको पूरी कहानी समझ में आ चुकी है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे वो नॉर्मल फंक्शन से डिफरेंट होता है, क्या क्या कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज होती हैं भैया, कैसे हम कंस्ट्रक्टर को डिफरेंशिएट करें, कैसे कंस्ट्रक्टर का कोड लिखा जाता है, कैसे उसे इंप्लीमेंट किया जाता है, किस तरीके से उसका आउटपुट निकल के आता है, आपको सभी चीजें क्लियर हो चुकी है। अब हम देख लेते हैं भैया, आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं, लिख लो प्रॉपर नोट्स में कि भैया व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टर। क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है कि भैया कंस्ट्रक्टर बताओ क्या है, और प्लस हमको उसको बताओ कि भैया उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक उसका सेम नेम होगा एज क्लास, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक नो रिटर्न टाइप, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड या इन्वोक्ड हटाओ, ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहेगा, ऑटोमेटिकली कॉल्ड, कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उस क्लास का तो क्या होगा भैया, ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाएगा। कैन बी ओवरलोडेड, ये ओवरलोडेड क्या है इसको मैं जस्ट अगली स्लाइड में आपको समझाने वाला हूं। कैन नॉट बी कॉल्ड एक्सप्लिसिटली, नॉट कॉल्ड एक्सप्लिसिटली लाइक अदर मेंबर फंक्शन। मतलब इसको क्या, इसका मतलब क्या है कि जैसे हम अदर मेंबर फंक्शंस को जितनी बार चाहे उतनी बार ऐसे कॉल कर सकते हैं ना, वैसा केस कंस्ट्रक्टर में नहीं होता। कंस्ट्रक्टर में जितने आप ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, ऑब्जेक्ट्स जितने बनाओगे उतने बार ही ये कॉल होने वाला है, हम अपनी मर्जी से इसको अलग से कॉल नहीं कर सकते। क्या ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में आए? हाँ जी भैया ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गए। अब इसको फटाक से नोट कर लो, उसके बाद भैया बढ़ते हैं हम अपने अगली स्लाइड में। चलिए अब टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर देखने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि भैया एक और क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये आता है कि कैन अ क्लास हैव मोर देन वन कंस्ट्रक्टर विद द सेम नेम। क्या एक क्लास के अंदर हम एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं सेम नेम के साथ? सपोज हमने एक क्लास बनाई सम नाम की, हमने एक क्लास बनाई सम नाम की, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बना दिया सम नाम का, जिसके अंदर हमने क्या किया, a इज इक्वल टू 0 डाला, b इज इक्वल टू 0 डाला और c इज इक्वल टू a प्लस बी डाल दिया, तो एक हमारा ये बन गया, ठीक है। अब इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, हमने यहां कोई भी पैरामीटर्स नहीं दिए हैं, लेकिन फंक्शन के अंदर हम तो पैरामीटर्स भी दे सकते हैं ना, इंट a इंट b, कि भैया यूजर आप हमको बताओ कि ये क्या क्या होगा। अब यूजर बताएगा कि a की वैल्यू क्या होगी, सपोज उसने बोला 2 है, b की वैल्यू उसने बोला 3 है। अब इस फंक्शन के अंदर हम c रिटर्न करेंगे जिसका एडिशन क्या होगा, a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 5। क्या ये कहानी समझ में आई? क्या इतनी चीज हमें समझ में आ गई कि भैया एक ही नाम से हमने दो कंस्ट्रक्टर फंक्शंस बनाए, एक के अंदर हमने कोई भी एंटिटीज नहीं डाली हैं, कुछ भी हमने डिक्लेयर नहीं किया है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी पैरामीटर्स हमने नहीं डाले हैं, दूसरे वाले में हमने पैरामीटर्स डाले हैं। अब ये जो जिसमें हमने पैरामीटर्स नहीं डाले हैं इसे हम कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और इसमें जिसने हमने पैरामीटर्स डाले हैं ये पैरामीटर्स किस हिसाब से होंगे भैया, यूजर से हम इनपुट ले रहे होंगे कि यूजर आप बताओ कि a और b की वैल्यू क्या होगी, तो इसे हम कहते हैं भैया पैरामेट्राइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब ये गंदी सी राइटिंग में लिख गया है, क्या इसको नोट करना है? नहीं भैया बिल्कुल नोट नहीं करना है, बस इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा था कि क्या एक नाम के साथ सेम नेम से क्या मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट किए जा सकते हैं। ये कैन ए क्लास हैव मोर, हाँ, तो ये मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भैया क्रिएट करे जा सकते हैं। हमने सेम नाम से दो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करे, और इस फेनोमेनन को, ये जो पूरी कहानी है उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कि भैया हमने सेम नाम से दो कंस्ट्रक्टर बना दिए तो अब भैया ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो चुका है, ये जो सम नाम का कंस्ट्रक्टर है ये ओवरलोड कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि हाँ जी भैया एक नाम से हम दो कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। इसको नोट करना हो तो बेशक आप नोट कर सकते हो, ठीक है, नोट कर लिया। अब बात करते हैं भैया कि हमारे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं।
टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका है, एक बार और बताता हूं मैं। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, सबसे पहला है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अभी तक हमने जिस कंस्ट्रक्टर की बात करी, अभी तक हमने जिस कंस्ट्रक्टर पर्सन की बात करी, वही है भैया हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अ कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स नो आर्ग्यूमेंट्स, दैट टेक्स नो आर्ग्यूमेंट्स। जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मैंने आपको बताया उसमें मैंने इंट ए और इंट बी लिखा था, मतलब कि ये दो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि यूजर से मिलने वाले हैं, यूजर से हम लेने वाले हैं। यूजर बताएगा कि ए की वैल्यू क्या होगी, यूजर बताएगा कि बी की वैल्यू क्या होगी। अब क्या यहां पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आपको ऐसा कोई केस दिख रहा है? नहीं भैया, यहां हम यूजर से कोई भी आर्ग्यूमेंट इनपुट में नहीं लेते हैं, तो वही चीज लिखी हुई है कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स नो आर्ग्यूमेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? इफ नो कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड द कंपाइलर प्रोवाइड्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर आप डिफाइन नहीं करोगे तो फिर भी एक जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो कि क्लास के नाम पे होता है वो एक्चुअली में बना हुआ रखा रहता है कहीं पे। तो ये भी आप नोट कर सकते हो, यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स विद डिफॉल्ट वैल्यूज। ये तीनों पॉइंट्स आप नोट कर लो, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये एग्जांपल डाल लेना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। अब टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर में जो अगला टाइप आता है वो आता है भैया आपका, एक सेकंड उसको नोट नहीं किया, क्या कर लो यार। अब जो जैसे मैं यहाँ पे साइड में हूँ, यहाँ बोल रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ, तो तब भी आप नोट कर सकते हो। ये बीच बीच में नोट करना बोलना ना बड़ा ऐसे टाइम कंज्यूमिंग सा लगता है मेरे को, पता नहीं क्यों। ठीक है, अब ये दूसरा टाइप आता है भैया हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मैंने बता दिया आपको, जहां आप आर्ग्यूमेंट्स पास करोगे, जहां पैरामीटर्स पास करोगे, जहां आप यूजर से इनपुट ले रहे होगे कि यूजर बताएगा, सपोज यूजर मैं हूं, मैंने बताया ए की वैल्यू होगी 9, तो यहाँ ए की वैल्यू 9 आएगी और एज इज इक्वल टू 9 स्टोर हो जाएगा। तो ये जहां हमने पैरामीटर्स पास किए उसे हम कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अ कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स वन और मोर आर्ग्यूमेंट्स, एक या एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स वो इनपुट में लेता है। अलाउज पासिंग वैल्यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट्स, मतलब कि क्या कह सकते हैं कि ये वैल्यूज हमने पास किया ताकि हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक्चुअल कुछ एट्रीब्यूट्स डाल सके। तो ये कहानी है हमारे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की, इसको भी नोट कर लो फट से। इतना करने के बाद भैया हमारा लास्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर आता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर इज नथिंग बट ये क्या करता है कि सपोज हमने क्या किया कि एक पी नाम का पर्सन, कांस्टेंट पर्सन पी, क्या होता है कि सपोज हमने कोई दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया है, हमने कहीं पे कोई दूसरा कंस्ट्रक्टर बना के रखा है, या किसी दूसरी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर है, हम उसे कॉपी करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं कि उस कंस्ट्रक्टर, दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी वैल्यूज हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं या कुछ फंक्शंस हैं, हम चाहते हैं कि वो फंक्शंस, वो एट्रीब्यूट्स कॉपी हो जाएं इस वाले हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर। ये जो कंस्ट्रक्टर पर्सन है ना, इसके अंदर हम इसके एट्रीब्यूट्स को, पी के एट्रीब्यूट्स को, जो पी नाम का कंस्ट्रक्टर, पी नाम का फंक्शन है, उसके अंदर के एट्रीब्यूट्स को कॉपी करना चाहते हैं, तब हम यूज करते हैं भैया कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स क्या होता है? पर्सन लिखा, पर्सन के अंदर कांस्टेंट पर्सन @p, ये जो @p आपने लिखा है ना कि ये एड्रेस बता रहा है कि भैया p के अंदर हम क्या करेंगे, p.age, जो p के अंदर जो एज होगी उसको हम पर्सन वाली एज के अंदर स्टोर करा देंगे। तो ये एट्रीब्यूट हमने p.age से फेच किया, मतलब p के अंदर वाली जो एज है, P नाम का जो कंस्ट्रक्टर होगा या P नाम का जो फंक्शन होगा, उसके अंदर जो एज की वैल्यू है, उस एज के वैल्यू को आप क्या कर दो, इस एज के अंदर स्टोर करा दो। तो हल्का सा कंफ्यूजिंग है लेकिन कोई बात नहीं यार। अगेन मैं तो कहता हूँ आपके बुक्स क्या कहते हैं, एग्जाम वगैरह में आप इतना भी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप लिखोगे कि हाँ भैया कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दिया, कॉपी कंस्ट्रक्टर, अ कंस्ट्रक्टर दैट इनिशियलाइजेस एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। हमने क्या किया कि भैया एक दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स है उसको हमने क्या किया भैया, इनहेरिट किया या फिर इस ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी किया। कुल मिला के यही बात है। बाय डिफॉल्ट द कंपाइलर प्रोवाइड्स अ कॉपी कंस्ट्रक्टर, जो कंपाइलर होता है वो बाय डिफॉल्ट एक कॉपी कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है। यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। अच्छा एक सेकंड, मैं यहाँ बार बार फंक्शन बोल रहा था कि नहीं, ये जो P नाम का ऑब्जेक्ट होगा, इस ऑब्जेक्ट की कॉपी यहाँ पे हमारी बन रही होगी। तो ये एक भैया क्रिएट अ कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट बना हुआ रखा हुआ है, उसके अंदर से सपोज उस ऑब्जेक्ट की हमें एज फेच करके और इस पर्सन में हमें स्टोर करानी है, इस नए ऑब्जेक्ट में स्टोर करानी है, वहां हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। तो ये कहानी समझ में आ गई? हाँ जी भैया ये कहानी समझ में आ गई। टेंशन मत लो यार ज्यादा, ये कॉपी में भी नोट कर लो, इसको नोट्स में बना लो और इसके बाद एग्जाम में एक बार देख के चले जाना। जो जो चीजें याद आती जाएंगी उन सबको लिखते जाना, ठीक है।